Good morning all. Welcome to Learners Academy. So the last three questions of the exercise as well as of the chapter. Miscellaneous exercise 8 है ये and उसका तो आज फाइनली लास्ट पार्ट होके ही रहेगा चाहे कुछ हो जाए. ठीक है. सो सीक्वेंस नंबर पता नहीं है मुझे क्या है, बता दो फिर भी एक बार आप कौन कौन सी क्वेश्चन हुई है आपकी बुक में, न्यू बुक में 16, 17, 18. तो पुरानी बुक में ये है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एपी एंड बाकी सब क्वेश्चंस कर गए, ओनली जीपी पोर्शन कवर कर रहे हैं. स्टार्ट करें. ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक. कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फिर ड्रॉप कर दिया था. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए, जल्दी बताओ. इंटरेस्ट लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितना भी पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल, सेम इंटरेस्ट लगता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ना. दैट मीन्स इसमें सिंपल सी बात करें तो इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लाइक सपोज करो 100 रुपए डिपॉजिटेड है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों केस में 100 रुपए, दोनों केस में क्या है 100 रुपए डिपॉजिटेड है यहाँ पर भी और यहाँ पर. अब मान लो 5% या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों जगह, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों जगह पर एनम, पर एनम, पर एनम. ठीक है. तो यहाँ पे पहले साल का ब्याज क्या होगा, 100 रुपए का 10 रुपया 10 रुपया, यहाँ पर भी 10 रुपये. तो पहले साल का ब्याज दोनों में सेम रहता है. सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस नहीं होता अगर एक ही साल है तो, है ना. लेकिन अगले साल से डिफरेंस आना क्रिएट होता है. तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो गया 100 + 10, 110 चुकाना है अब आपको. यहाँ पे भी 100 + 10, अब कितना चुकाना है 110. अब नेक्स्ट ईयर जो 10% ब्याज लगेगा वो इसमें तो फिक्स लगेगा, 10 रुपया लग रहा है ना, तो अगले साल भी 10 रुपया लगेगा. यानी कि ऊपर जो एग्जैक्ट अमाउंट था ना उसी का लगेगा, इसमें इस अमाउंट का लगेगा, जो अब रकम बनी है उसका लगेगा, इसमें और टोटल का लगेगा. तो 110 में अभी मैं 10 रुपए ही जोड़ूंगा, उसका 100 रुपए का इंटरेस्ट. यानी कि ये 10 10 10, ये भी 10 लगा तो 10 ही लगेगा, फिर 10 लगेगा, 10 + 10 + 10 + 10 प्लस होगा. समझ आया. सो ये बन गया 120. लेकिन इधर क्या लगेगा 10% इसका, 110 का 10% तो 11 होगा ना, तो ये क्या हो गया 121. ठीक है. तो यहाँ पे गैप कितने का आया 10 10, यहाँ पे गैप कितने का आया 10 11. तो यहाँ पे याद रखना जिंदगी में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी, क्योंकि सेम सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे सेम सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम सेम कॉमन रेशियो आ रहा है. समझ आया, क्लियर है. चलो छोटा इंट्रोडक्शन था. आ जाइए. अब इसने जीपी का क्वेश्चन बनाया होगा 100%. देखो नहीं सिंपल इंटरेस्ट तो एपी का क्वेश्चन ही तो क्यों है फिर कोर्स में. आस्क योर, नहीं आपने नहीं बनाई थी बट यू शुड आस्क योर टीचर्स. सो आस्क देम व्हाट वी शुड डू, है ना. बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस साल का जो सिलेबस तैयार हुआ है उससे, किसी और टीचर से प्रॉब्लम नहीं है. मैं पूछने का मतलब केवल यही है कि आप उनसे सजेशन लो कि हमको करना क्या चाहिए, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड टू द सिस्टम. ठीक है ना. देन योर ट्यूशन टीचर्स, स्कूल के टीचर ज्यादा कनेक्टेड है ना आपके सिस्टम से, तो वो ज्यादा पता करके बता सकते हैं. So a man deposited ₹10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in the 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount of after 20 years. 15th ईयर में कितना अमाउंट होगा और 20 साल के बाद कितना अमाउंट होगा ये आपको पता करना है. ठीक है. तो इनिशियल अमाउंट जो है वो कितना है टेल मी, 10,000. इनिशियल अमाउंट तो है 10,000. ठीक है. अब देखो दो तरीके हैं, या तो इनिशियल अमाउंट को A1 ले लो और अगले वाले को A2 A3 A4 ले लो, लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा. मैं कह रहा हूँ इनिशियल अमाउंट कुछ ही मत लो, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है उसी को A1 ले लो. तो 15th ईयर डायरेक्ट आपको A15 निकालना है. ठीक है. नहीं तो फिर एक टर्म का डिफरेंस रहता है, वो हमेशा बच्चा गलत गलत करके आता है. तो एक टर्म का डिफरेंस क्रिएट करो ही मत, इसको A1 मानो ही मत. तो आप तो मुझे बताओ अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर कितना आएगा, अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर ये कितना आएगा. तो आप 5% जोड़ दोगे उसमें, तो ₹10,000 का 5% मतलब इसका 105% हो जाएगा. ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका 5% और जुड़ गया. ठीक है. ऐसा नहीं करो तो चलो फिर ऐसे कर लो, 10,000 में 5% ऑफ 10,000 जुड़ जाएगा. ठीक है. अभी तो ठीक है. सो 10,000 प्लस, अभी आप 10,000 10,000 कॉमन ले लो तो 1 + 5/100 105% ही हो गया ना. इसका करना जरा 0 0, तो यानी 500 500 जुड़ेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है. तो कितना हुआ बताओ, ₹10,500 हो गया. अब आप यहाँ पे लगा दो दैट इज दिस इज माई A1.
ठीक है, अमाउंट इन द सेकेंड ईयर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज A2। A2 क्या होगा कि 10,500 तो होगा ही होगा, और 500 बार बार 500 ही जुड़ेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो बार बार 5/100 इंटू 10,000 लिखो तो सिंपली 500 लिखो। तो ये क्या हो गया बोलो, 11,000। अमाउंट इन द थर्ड ईयर, दैट इज A3। सो 11,000 तो ऑलरेडी 28 है मेरा अमाउंट, 500 और जुड़ गया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो सेम सेम ब्याज जुड़ता रहेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा मुझे, 11,500। सो इट फॉर्म्स एन AP। सो इट फॉर्म्स एन AP एज follows। एपी, एपी की शक्ल कैसी दिखाई दे रही है, मैं पहली टर्म 10,000 को तो भूल गया मैं, पहली टर्म ये है क्या, 10,500। ठीक है, 10,500, सेकेंड 11,000, एंड थर्ड 11,500, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस एपी के हिसाब से ए और डी बता दो जल्दी से। इम्प्लाइज ए हो जाएगा 10,500 और डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 500। दैट्स इट, ये चाहिए मुझे। अब आपसे क्या पूछा है उसने, अमाउंट इन द, नहीं, 15th ईयर। नाउ अमाउंट इन द 15th ईयर, तो 15th ईयर में जो अमाउंट होगा, अगर फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है वो A1 है, अगर सेकंड ईयर में जो अमाउंट है वो A2 है, और जो थर्ड ईयर में अमाउंट है A3 है, तो 15th ईयर में जो अमाउंट होगा वो A15 होगा। यू विल एग्री दैट। और A15 की वैल्यू, AP का फॉर्मूला क्या लगता है, A+14D। सो A क्या है 10,500 प्लस 14 इंटू 500 gives me 10,500 प्लस 14 5 70, 7,000। दैट मीन्स रुपीज व्हाट, 10 और 7 17,500। चेक करो आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। अब 20 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया ना, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 17,500। 17, ओके। तो हमेशा लैंग्वेज का ही गेम खेलता है ये। देखो, मैंने कहा 15वें साल कितना पैसा होगा, तो 15वें साल का ब्याज थोड़ा ना मिला है अभी तक मुझे, 15वां साल तो चल रहा है ना, 15th ईयर में हूँ ना मैं अभी। जैसे मैंने कहा सेकंड ईयर, मैंने कहा अभी मैं BA सेकंड ईयर कर रहा हूँ, तो सेकंड ईयर हुआ थोड़ी ना है, हुआ क्या है फर्स्ट ईयर। तो ब्याज तो मेरे को पिछले साल तक का ही मिला है ना, तो फिर से चेंजेस करना पड़ेगा। देखो ऐसे, पिछले क्वेश्चन में भी हम अटके थे शायद लास्ट, उसमें भी इसने क्या किया था, लैंग्वेज गेम। तो फिर इसी को A1 मानना पड़ेगा, A1। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होगा, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट होगा वो क्या होगा, नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे ऐसे, ये A1 सही है, ये A1 सही है ना, लेकिन फर्स्ट ईयर में ब्याज का मिला है, सेकंड ईयर से मिलना शुरू करेंगे, मतलब सेकंड ईयर में जब मैं पहुंचूंगा तभी तो पहले साल का ब्याज मिला होगा। समझ गए। तो अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर ये होगा, अमाउंट इन द सेकंड ईयर ये होगा, और अमाउंट इन द थर्ड ईयर ये होगा, और एक्चुअली ये फोर्थ ईयर का अमाउंट। समझ आया। ठीक है, यस। सो इसको 10,000 करो, इसको 10,500 करो, और इसको 11,000 करो। सो ए हो जाएगा 10,000। अब सॉल्व करो, तो 10,000 कर देंगे तो हो ही जाएगा फिर तो आंसर, 17,000। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। अब आफ्टर 20 years में देखो मेरी बात सुनो, अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर ये था, अमाउंट इन द सेकेंड ईयर, आफ्टर 20 years में आपको क्या चाहिए ये सोचो। आफ्टर 20 years, तो आफ्टर 20 years आप 21st ईयर में हो, तो 821 चाहिए। समझ आया। देखो मैंने कहा 15वें साल में, और मैंने कहा 20 साल बाद, तो 20 साल बाद आप कौन से साल में हो, 21वें साल में हो। तो यानी कि उसने अमाउंट इन द 21st ईयर मांग लिया। ठीक है, दैट मीन्स देखो, नाउ अमाउंट आफ्टर आफ्टर 20 years will be equal to amount in the 21st year, amount in the 21st year, और अमाउंट इन द 21st ईयर का मतलब A21, क्योंकि अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर को आप
A1 मान रहे हो, अमाउंट इन द सेकंड ईयर को आप A2 मान रहे हो, अमाउंट इन द थर्ड ईयर को आप A3 मान रहे हो, तो अमाउंट इन द 21st ईयर को A21 मानना पड़ेगा। ठीक है, A21 इक्वल टू क्या होता है, A+20D। बोलो A क्या है 10,000, 20 इंटू D कितना है 500, तो 10,000 प्लस 10,000 20,000। चेक करो, सही है। समझ आया गेम, इसका लैंग्वेज गेम है बस, और कुछ नहीं है। एक टर्म का डिफरेंस होता है बस, बच्चों की ये गलती होती है, पहली टर्म कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे कर दूं डिलीट। इसमें समझ आ गया ना बेटा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, तो ये वाला पार्ट तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 टर्म सफिशिएंट होती है। ठीक है ना, यही हो जाएगा मेरा A3, ये हो जाएगा A2 और A1 तो इनिशियली रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A manufacturer recons that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. What do you understand by depreciate? Depreciation एक टर्म सुनी है आपने, आप साइंस के बच्चे हो तो शायद ही सुनी हो, कॉमर्स टर्म है ये, बट फिर भी एक जनरल टर्म सबको बतानी चाहिए। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, वैल्यू कम होना और वैल्यू बढ़ना। लाइक कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स समझते हो, जैसे मान लो कोई कंपनी कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें कुछ एसेट्स तो होते हैं करंट एसेट्स, कुछ एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे मैंने 50 लाख की मशीन लगा दी, वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है दैट मीन उसका रिटर्न लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि 1 साल में खत्म हो जाएगी मशीन। और करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिसका रिटर्न, हर एसेट क्या होता है, एसेट एक ऐसी चीज होती है जो मैं मेरी आउटलेट में लगाता हूँ तो उसको मुझे रिटर्न मिलता है। जैसे अभी मैंने ये टेबल लगाई है, कंप्यूटर लगाया, तो ये एसेट है मेरा, इसका मैं रिटर्न ले रहा हूँ ना, इसको काम में लेके मैं इस पे पैसा कमा रहा हूँ, मैं रिटर्न ले रहा हूँ, समझ गए। तो ये होता है एसेट। अब जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न दे उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। जो ओवर 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न दे फिर खत्म हो जाए उसको कहते हैं करंट एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, करंट एसेट तो खत्म ही हो जाता है, करंट एसेट तो 1 साल में खत्म हो गया, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन में मशीन लगाई, मान लो मैं 10 लाख की मशीन लाया या 50 लाख की मशीन लाया, तो अगले साल बेचने जाऊंगा तो वापस 50 लाख थोड़ा मिलेंगे। जैसे गाड़ी, गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, कई चीजों की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कई चीजों की वैल्यू एप्रिशिएट होती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गाड़ियां, इनकी डेप्रिशिएट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिशिएट होती है, लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एप्रिशिएट होती है। समझ गए। तो 15,625 की तो मैं असल लाया था मशीन, और 20% ये हर साल डेप्रिशिएट हो जाती है, तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी, क्योंकि 20% इसका डेप्रिशिएट होगी, अगले साल 20% उस जो बचे हुए का उसका डेप्रिशिएट होगी, अगले साल 20% जो बच गया उसका डेप्रिशिएट होगी, तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी। ऐसे मान लिया करो जो फिक्स फिक्स आइटम बढ़े या घटे तो एपी, तो फिक्स थोड़ा ना बटे इसमें घटेगा, सोचो, क्योंकि 20% इसका घटेगा, फिर बचेगा 20% घटेगा, समझ गए। तो फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अब लैंग्वेज समझना, 5 साल के अंत में। तो एक काम करते हैं, देखो इनिशियल को तो कुछ भी नहीं मानते, इनिशियल कॉस्ट कितनी है ध्यान से देखना है ना, इनिशियल कॉस्ट कितनी है बताओ, ₹15,625। ठीक है, अब वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगी, ये तो लाया हूं मैं, अभी आज लाया हूं, अब 1 साल खत्म हो गया, तो वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और उसको A1 मानोगे तो फिर चक्कर पड़ेगा, तो इसी को A1 मान लूं, बोलो। तो वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगी, 15,625 के तो लाए हो, ठीक है ना, इसमें से माइनस या तो इसी का 80% निकाल लो, क्योंकि 20% कम हो गई, और या फिर नहीं समझ आ रहा तो जैसे पहले किया, माइनस इसका 20% माइनस कर दो, समझ आया। या तो इसका डायरेक्ट 80% निकाल लो, और नहीं तो इसमें से इसका 20% घटा दो, बात एक ही है। अभी मैं 15,625 को कॉमन ले लूं, तो 1 - 20/100 वही 80/100 होगा। ठीक है, तो 15,625 माइनस करो इसको मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम्स कट गए, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 5 से 15, 5 1 5, देन 5 2 10, 5 21। ठीक है, सो इट इज लाइक रुपीज करना माइनस, 5 5 0 0 5, 15 3 में 12, 12 5। ठीक है, ये हो गई A1, ये हो गई मेरी A1। अब बताओ वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज A2, दैट इज, अब इसका इसका 80% चाहिए है ना, मतलब इसका 20% घटेगा, समझ गए। तो 12,500 माइनस 12,500 का 20%, राइट। तो इट इज लाइक 12,500 माइनस करना है इसका 20%, वही डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो 5 2 जा 10,
2500। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 ही रह गई, ₹10,000। एक टर्म और बना देते हैं, 3 टर्म सफिशिएंट है। ठीक है, वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। वैसे तो उसने एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर है, आप मैनुअली भी पहुंच सकते हो, ऐसे थर्ड तक तो आ ही गए हो, लेकिन है ना फिर कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा ना, दैट इज A3। सो अब 10,000 का 20% कम करो, 8,000 रह जाएगा, है ना। 80% कर दो सीधे ही। 10,000 इंटू ये, आप अभी सबका है ना 20-20% माइनस कर रहे हो, नहीं तो आप हमेशा ये कर सकते हो कि सबका डायरेक्ट 80 निकालो, डायरेक्ट इसका 80 निकालो, फिर डायरेक्ट इसका 80 निकालो, फिर डायरेक्ट 10,000 का 80 निकालो, वो भी कर सकते हो, नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। माइनस ये कितना होगा, 2,000, यानी कि कितना बचा, 8,000। सो इट फॉर्म्स ए जीपी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, पहले 2500 है फिर 2,000, ठीक है ना। सो इट फॉर्म्स ए जीपी नॉट एन एपी। सो इट फॉर्म्स ए जीपी एज फॉर। सो जीपी की पहली टर्म क्या हो जाएगी, 12,500, दूसरी बोलो 10,000, तीसरी बोलो 8,000। ओके, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब इसके ए और आर बताओ, ए और आर, ए तो हो जाएगा मेरा 12,500, टेल मी आर क्या होगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 12,500 करना जरा, कितना आ रहा है, 2020, 100/125 यानी 4/5। अच्छा, 8,000 बाई 10,000 करो तो भी 4/5, चेक करो, इसको इसको इससे डिवाइड करो तो भी 4/5, इसको इससे डिवाइड करो तो भी 4/5। चाहो तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके बता देना, 10,000/12,500 गिव्स मी 4/5 काटने के बाद। सो और ये लेस देन 1, ठीक है ना। वैसे तो सम थोड़ा ना कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट जा रहे हैं, तो लेस देन 1 ग्रेटर देन का मतलब ये, फिर भी डाल दिया मैंने। नाउ अब आपको क्या चाहिए था, वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर A1 है, वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर A2 है, वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर A3 है, तो वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर A5 होगी, होगी ना। सो वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर will be defined as A5, which is equal to AR to the power 4. So what was A? 10,000, तो 12,500, 12,500 और वो था 4/5, तो 12,500 इंटू 4/5 की पावर 4। ओके, सो करो सर, 12,500 4 की पावर 4 क्या होती है, 64, और 5 की पावर 4 क्या होती है, 625। सो 625 से कितनी बार जाएगा, 256, पावर 3 होती है 64, 256, ठीक है अभी। ओके, सो 625 2 या 1250 होता है, तो 20 टाइम्स 600 का दुगना 1200, 25 का दुगना 50, तो 20 इंटू 256 करो, 0, 2, 6, 8, 12, रिमाइंडर 1, 2, 5, 10, 11, 2, 2, 4, 1, 5, 5120 रुपीज, चेक करो। हम्म, मैच हो गया। तो इस बार कॉन्सेप्ट सही लगा है, 2 क्वेश्चंस के बाद एट द लास्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज गेम है, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हाँ, तो आप जाओ, आपके पास तो है अभी 5 मिनट, और कोशिश करो फिर थोड़ा जल्दी आने की, तो थोड़ा आपको भी मजा आएगा, थोड़ा मुझे भी सही लगेगा। एंड कल फिर टेस्ट देना है नहीं देना है, बता। तो फिर अगर वो मना करेंगे तो फिर टेस्ट नहीं दोगे उसमें। ओके, लेट्स सी। 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। एक कोई काम है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, है ना। एक कोई काम है जिसको करने के लिए 150 वर्कर्स को लगा दिया गया। 4 वर्कर्स ड्रॉप डाउन द सेकेंड डे। दूसरे दिन 4 वर्कर ड्रॉप आउट हो गए, बीमार हो गए, जो भी हो गए, 146 बचे। पहले दिन पूरे 150 थे, दूसरे दिन 146। 4 और वर्कर्स और ड्रॉप हो गए थर्ड डे, एंड सो ऑन। यानी कि पहले दिन 150, दूसरे दिन 146, फिर 142, फिर 138, ऐसे 4-4 वर्कर्स हर डे ड्रॉप ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है फाइन। अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसा हुआ कि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो अब अगर 150 वर्कर पूरे दिन काम करते, तो जितने दिन में काम होना है उससे 8 दिन ज्यादा लगे, क्योंकि हर दिन वर्कर 4-4 ड्रॉप हुए, जितने दिन में पहले लगना था
उससे 8 दिन ज्यादा लगे। मान लो पहले मान लो 10 दिन में काम होना था तो अब 18 दिन में हो रहा है, पहले मानो 20 दिन में काम होना था अब 28 दिन में हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि 4 वर्कर्स हर दिन ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीट। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल मतलब 8 प्लस करने के बाद, ओरिजिनली कितने लगने थे उसमें 8 जुड़ने के बाद टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ। समझ आया? ठीक है। अब टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम याद रखें तो बेटा एक चीज याद रखना, मुझे एक चीज बताओ कि एक वर्कर एक दिन में अगर एक काम करता है, इक्वल टू तो नहीं लगा सकते, एरो लगा दो, एक काम करता है तो 150 वर्कर एक दिन में 150 काम करेंगे। यस सुना, 150 गुना काम करेंगे ऐसे चलो, या 150 काम, मान लो वो एक शर्ट बनाता है तो 150 शर्ट बनाएगा, वो मान लो एक वॉशिंग मशीन बनाता है तो वो 150 वॉशिंग मशीन बनाएगा। समझ गए? सो अब आपको हर दिन 150 वर्कर चाहिए थे। ठीक है, तो अब 150, एक वर्कर एक दिन में एक वर्क करता है तो 150 वर्कर एक दिन में 150 वर्क करेगा। अब मुझे पता नहीं है कि वर्क कितने दिन चलेगा, 2 दिन भी चलेगा, 3 दिन भी चलेगा, 4 दिन भी चलेगा, मुझे नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स डेज चलेगा। क्या चलेगा? चलो लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। हेयर मान लेते हैं, लेट द वर्क डन, लेट द वर्क डन बाय वन वर्कर पर डे बी, इसको मान लेते हैं वन वर्क। क्या मान लेते हैं? वन वर्क। ठीक है। सो हमारे पास तो 150 वर्कर्स है ना भाई स्टार्टिंग में, वर्क डन बाय 150 वर्कर्स पर डे। वर्कर्स पर डे इक्वल टू 150 वर्क। यानी वर्क की डेफिनेशन मुझे नहीं पता भाई, वॉशिंग मशीन बनाना है, टेबल बनाना है, लेकिन कुल मिला के जितना भी काम हो रहा है वो 150 गुना होगा रोज का, रोज का। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ओरिजिनली एक्स डेज में काम होना था, ओरिजिनली कितने डेज में काम होना था? एक्स डेज। नाउ लेट द टोटल, लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द कंप्लीट वर्क, to finish the complete work be as x days, finish the complete work be x days। हमने माना कि इस तरीके से x दिन तक काम चला था, अब वो 20 दिन भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, है ना। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, तो वर्क डन बाय 150 वर्कर्स पर डे, 150 वर्क है तो वर्क डन बाय 150 वर्कर्स इन एक्स डेज कितना होगा? 150 एक्स वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। सो एक्चुअली काम कितना हुआ, मतलब वो यूनिट्स कितनी बनी, वॉशिंग मशीन कितनी बनी भाई, एक्स डेज तक 150 वर्कर ने बनाना शुरू किया, ऐसे मान लो वॉशिंग मशीन बनाना शुरू किया तो कितनी वॉशिंग मशीन बनी, तो कितनी बनी उसको वर्क डन कहेंगे, वर्क डन बाय 150 वर्कर्स। ठीक है ना, पर डे ना लिख के इन एक्स डेज, एक्स डेज मान लिया ना मैंने टोटल टाइम, इन एक्स डेज कितनी हो जाएगी? अब एक दिन में 150 वर्क है तो एक्स दिन में 150 एक्स वर्क हो जाएगा, हो जाएगा। समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यानी कि टोटल वर्क है। अब सुनना ध्यान से, ये टोटल वर्क है। अब आपके 4 वर्कर्स कम, ये तो ओरिजिनली काम होना था, इसमें कुछ ड्रॉप आउट नहीं, अब ड्रॉप आउट होना शुरू हो रहा है ना। तो आपके 150 वॉशिंग मशीन बननी थी ऐसे मान लो, अब आपके वर्कर्स जाने लगे तो आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, वर्कर जाने लगे, अभी भी टोटल तो 150 वॉशिंग मशीन ही बनेगी ना, वर्क डन तो इक्वल ही होगा ना। ओरिजिनली अगर वो बंदे नहीं जाते, पूरा टाइम काम करते तो जो काम होता, और आपके 4 बंदे जा रहे हैं, आपने टाइम बढ़ा दिया तो जो काम हो रहा है वो काम तो बराबर है ना, पूरा कंसाइनमेंट तो बराबर है ना 150 वॉशिंग मशीन का। तो ये तो हो गया केस वन जिसमें कोई भी ड्रॉप आउट नहीं है। अब केस टू बनाओ जिसमें ड्रॉप आउट है, और इसका टोटल वर्क और उसका टोटल वर्क इक्वल कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है? नाउ केस टू, ये तो हो गया केस वन, ये तो ओरिजिनली होना था। नाउ केस टू में क्या है, केस टू में 4 वर्कर्स, 4 वर्कर्स started dropping out each day, started dropping out each day, dropping out
ईच डे। फाइन। तो अब पहले दिन कितना काम हुआ, दूसरे दिन कितना काम हुआ, तीसरे, उससे एपी बन जाएगी क्योंकि बराबर हो रहा है, बराबर बराबर कम हो रहा है, जीपी नहीं बनेगी एपी बनेगी, है ना। सो वर्क डन, सो वर्क डन बाय, पहले तो 150 वर्कर्स ही थे, 150 वर्कर्स ऑन द फर्स्ट डे। अब एग्जैक्टली एक एक दिन की बात हो रही है ना, ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे तो 150 वर्कर्स ने 150 वर्क ही किया होगा, 150 वॉशिंग मशीन बना दी होगी। लेकिन अब चार कम हो गए, चार कम हो गए, इसको तो ले लो A1, इसको क्या ले लो A1, दैट इज A1 इक्वल टू 150 वर्क। ओके, अब वर्क डन बाय एंड वर्क डन बाय, अब 150 नहीं रहेंगे, अब चार कम हो गए, हर दिन चार चार कम हो रहे हैं वर्कर्स, और सेकंड डे आ चुका है, ऑन द सेकंड डे, दैट इज, इसको A2 ले लो, इसको क्या ले लो A2। सो अब एक चार कम हो गए, चार वॉशिंग मशीन कम बनेगी, ऑब्वियस बात है, 146 वर्क, और एक टर्म और बना लो, एंड वर्क डन बाय, अब कितने रह गए, 142 वर्कर्स रह गए, चार और कम हो गए, इन ऑन द थर्ड डे की बात हो गई, तो थर्ड डे को हम क्या ले लेंगे A3, थर्ड डे को हम A3 ले लेंगे, और A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 146 में से ले गए 142 वर्क। सो अब ये तो एपी बन रही है, यहाँ पे साफ साफ बन रही है, सो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज, एज फॉलोज। सो ये एपी कुछ इस तरीके की है कि बोलो सबसे पहले 150 है ना, फिर 146, फिर 142 एंड सो ऑन। ठीक है, सो मैं इस एपी की फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ 150, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 146 माइनस 150, वो सेम ही आ रहा है, -4 ही आ रहा है, अभी भी -4 ही आ रहा है। सो एओडी क्लियर। तो अब आपको टोटल काम कितना करना है, आपके ऐसे करते करते आपको काम कितना करना है, 150x, 150x करना है। तो कितने दिन में ये हुआ, कितने दिन में ये, अच्छा दिया हुआ है ना कि कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, करो, वो तो पढ़ ही नहीं रहे हम। कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 8 दिन। पहले कितने लग रहे थे, x डेज, अब कितने लगेंगे, x+8 डेज। तो ये x+8 डेज तक चला, दैट मीन्स बोलो, इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिखें तो इट इज लाइक 150, 150, 146, 142 अप टू x+8 डेज होगा, क्योंकि x तो ओरिजिनली लगना था, लेकिन इस पैटर्न से x+8 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। इस पैटर्न से क्या लगेंगे, x+8 टर्म्स बनेंगी। वैसे x टर्म्स बननी थी 150 150 बराबर बराबर चलता, 150 150 150 150 150 150, तो x गुना चलता वो। लेकिन अब कम होके ओके 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 चल रहा है, तो 8 टर्म्स एक्स्ट्रा बढ़ गई आगे, 8 दिन बढ़ गए, समझ गए। सो अब इन सबका सम 150x से मैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काम तो बराबर ही होगा ना, वॉशिंग मशीन तो बराबर ही बनेगी। तो नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन का मतलब सम ऑफ x+8 टर्म्स हो जाएगा, सम ऑफ x+8 टर्म्स हो जाएगा, जिसको अपन S(x+8) बोल सकते हैं। फॉर्मूला लगाओ, n/2, n/2 मतलब x+8/2 इंटू 2a, a क्या है 150, प्लस n-1 यानी x+8-1 यानी x+7 इंटू d यानी कि -4। इसको सॉल्व करें, सो x+8 डिवाइडेड बाय 2, 300, इधर -4x -28, चलो आगे, तो x+8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो 300 -28 कितना होता है, 272, 272 -4x, सो 2 कॉमन लेके काट दो, तो x+8 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 136, 136 -2x, तो 2 से 2 खत्म। तो फाइनली क्या है, यहाँ लिख देते हैं x+8
मल्टीप्लाइड बाय 136 माइनस 2x वर्क। ठीक है, अब ये वर्क और वो वर्क मैच करेगा। अगर वो कुछ ड्रॉप आउट नहीं होता तो 150x वर्क बनते, मतलब इतनी वॉशिंग मशीन बनती, और अभी इतनी बन रही है, तो दोनों बराबर है ना। नाउ total work done is same, total work done will be same in both the cases, will be same in both cases, right? That is, बताओ अभी कितना बना, x plus 8 मल्टीप्लाइड बाय 136 माइनस 2x, यही बना। और वैसे कितना बना, फिर 150x बना। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, x इंटू 136 ठीक है, माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, 8 इंटू 136 करो, 8 6 48, रिमाइंडर 4 6 24 एंड 4 28, रिमाइंडर 2 8 8 एंड 2 10, एंड 8 इंटू माइनस 2x करो, माइनस 16x इक्वल टू व्हाट, 150x। ठीक है, सो माइनस 2x स्क्वायर एक साइड कर दो, 136 में से 16 गए तो 120, और 150 इधर आया तो 120 माइनस 150 माइनस 30 x प्लस 1088 इक्वल टू 0, माइनस 2 कॉमन लो हर जगह से, सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 से काटो 544। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो 544 कैसे लाओगे, काटो 2 से, 2 2 जा 4 7 2, फिर काटो, फिर काटो 6 8, फिर काटो। ठीक है, अब 15 लाना है आपको, तो 15 कैसे लाओगे, 32 और 17 का होता है ना कॉम्बिनेशन, 15 हो गया। 32 एक साइड ले लो, 2 की पावर 5 और 17, यानी कि 32x माइनस 17x प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 32, वहां से माइनस 17 कॉमन आया तो भी x प्लस 32 बराबर 0। x प्लस 32 अगेन कॉमन, x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 32 विच विल बी रिजेक्टेड, माइनस 32 डेज तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज माने आपने, ओरिजिनली जितने लग रहे थे उसको माना है आपने, तो इट विल बी रिजेक्टेड। लिख देंगे अपन रीजन, एज द नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी ए नेगेटिव वैल्यू, और ये एक्सेप्टेड है। तो ये तो x की वैल्यू 17 है, लेकिन उसने कहा कितने, 8 दिन, और ये तो नॉर्मल था ना, ये तो एवरेज टाइम था। सो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 17 प्लस 8 डेज एक्स्ट्रा लगे थे, 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट, तो उसके हिसाब से टोटल तो 25 डेज इज द फाइनल। अब बुक नहीं है तुम्हारे पास, तो घर जाके है, देखो आंसर मैच करो। ठीक है, चलिए, तो ये फाइनली हमारी अटक अटक के रो रो के चैप्टर खत्म हो ही गया। इससे पहले वाला जो स्पीड चली थी, और इस चैप्टर की सारी स्पीड बैंड बच गई है ना। इस चैप्टर को तो बड़े रो रो के किया हमने। चलो, तो इसका टेस्ट फिर परसों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।